दोस्तों ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और ज्योग्राफी में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। दोस्तों मिनरल रिसोर्सेज को मैं एक हाई यील्ड टॉपिक मानता हूँ क्योंकि चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी एग्जामिनेशन हो, आरआरबी एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक से सवाल देखे ही जाते हैं। अब एसएससी में एक नया ट्रेंड चला है जो ये क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी के किसी भी स्टेटमेंट से उठा के सवाल बना देते हैं। इससे पहले भी एनसीईआरटी से सवाल आते थे, लेकिन ये जो है ना, जो एक स्टेटमेंट उठाया और सवाल बना दिया, अब ये प्रैक्टिस ज़्यादा होने लगी है। और ये बात आपको पता चलेगी क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेक्चर को कवर कर रहे होंगे, साथ साथ आपको मैं सवाल भी कवर करा रहा हूँगा। इससे क्या होगा, तो आपको ये पता चलेगा जो अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब रिवीजन कैसे करना है वो भी समझ लो। देखो, जो भी आपको नोट्स मिलेगा, रिवीजन नोट्स मिलेगा, आपको एक बार क्विकली पढ़ लेना है, जिसको हम लोग कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या हुआ, आपने क्विकली एक बार फटाफट देख लिया, सरसरी निगाहों से देख लिया। लास्ट में आपको एक टेबल मिलेगा जहां पे मैंने चीज़ों को समराइज कर रखा है और एक्सट्रीमली शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको कवर कर लेना, काम आपका हो जाएगा। तो अभी आप चीज़ों को समझने पे ध्यान देना। मिनरल रिसोर्सेज क्या होता है, कीवर्ड नोटिस करो। नेचुरली अकरिंग होना चाहिए। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कहाँ पे, तो जमीन के नीचे, अर्थ क्रस्ट, विद डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? देखो, रॉक्स एंड मिनरल्स को हम लोगों ने पहले भी कवर करा है। कब? तो जब हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पे जब हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था तो एक जियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। ठीक है? जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं उनके हिसाब से मिनरल्स को पढ़ा था। आज हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि खनिज संपदा। यहाँ पे रिसोर्सेज पे फोकस ज्यादा है। ठीक है? अब इसमें डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, तो देखो, जियोलॉजिस्ट ने जब हमें मिनरल्स के बारे में बताया था तो बहुत एक टाइट, वाटर टाइट पैरामीटर सेट करके दिया था, जो भाई ये मिनरल्स है और ये मिनरल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है और यही कारण है जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को एक जियोलॉजिस्ट कभी नहीं कहेगा जो ये एक मिनरल है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको मिनरल में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू देख रहे हैं। समझ में आया? ठीक है? तो ये चीजें आपको आगे भी समझ में आएंगी, बस इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, तो देखो, ये है हमारा भारत, ये है पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन में आपको अच्छा खासा मिनरल देखने को मिलता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे है एल्यूवियल प्लेन। एल्यूवियल प्लेन कैसे डेवलप हुआ था, तो जैसे ही आपको इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो एक गड्ढा हो गया था और इसमें जो थ्री बिग रिवर्स जो हैं, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, इन्होंने इसमें मिट्टी भर दिया और ये बन गया आपका एल्यूवियल प्लेन। ये फर्टाइल तो बहुत ही ज्यादा है लेकिन मिनरल के मामले में थोड़ा सा कमजोर हो गया है। यहाँ पे मिनरल आपको यूजफुल, इकोनॉमिकली यूजफुल मिनरल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन होता है और ये एग्जॉस्टेबल होता है। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या हुआ, तो देखो, जो भी पेट्रोल और डीजल आप अपनी गाड़ी में भरवाते हो, उस पेट्रोल और डीजल को बनने में लाखों साल लगे हैं। ऐसा नहीं है जो रातों रात बन गया। ठीक है? उसको बनने में लाखों साल लगे हैं और तब जाके आपकी गाड़ी चल पाती है। और ये एक न एक दिन खत्म हो जाना है, इसीलिए इसको कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ, तो सस्टेनेबल का मतलब हुआ सतत। सतत का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को लो और आप अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी इंश्योर करो जो उनको भी चीजें मिले। ऐसा नहीं है जो आपने खुद निपटा दिया सारी चीजें और आने वाली जनरेशन जो है उनको मुंह देखना पड़ रहा है। समझ में आया? तो चलो, एक सवाल है जो कि एसएससी सिलेक्शन फेज में आया था इसी साल। विच एनर्जी सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा ऊर्जा स्रोत कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, पवन ऊर्जा की बात करें तो बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है, कंटिन्यूअस है, मिलता रहेगा। सोलर, भाई साहब, जब तक सूर्य है तब तक हम हैं, तो यानी कि ये साथ बना रहे तो फिर ये सोलर एनर्जी भी हमें मिलता रहेगा। नेचुरल गैस आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको अर्थ क्रस्ट में, है ना? नेचुरली अकरिंग, और कहाँ पे, तो अर्थ क्रस्ट में। और ये एक ने एक दिन खत्म हो जाना है। ठीक है? तो राइट आंसर विल बी द नेचुरल गैस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो पानी से जो हम लोगों ने बिजली बनाया है, ठीक है, इसको जल विद्युत या फिर पन बिजली कहते हैं। ठीक है? ये भी चलता रहेगा, जब तक पानी है तब तक बिजली हम लोग बनाते ही रहेंगे। तो नेचुरल गैस विल बी द राइट आंसर। ठीक है?
अब मिनरल के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मिनरल को हम लोगों ने मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल्स में क्लासिफाई किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जियोलॉजिस्ट के हिसाब से डेफिनेशंस अलग होते हैं मिनरल के, ठीक है। उसने 5 पैरामीटर सेट करके दिया था, जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप रॉक्स एंड मिनरल्स वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। बस आप इतना समझ लो, जो जियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनर्जी मिनरल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है उनके पास, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोगों ने मेटलिक मिनरल में एक अलग से कैटेगरी दिया है प्रीशियस मिनरल, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से ये जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम है, इसको हम लोगों ने प्रीशियस कैटेगरी में काउंट किया है। अब ये कैटेगराइजेशन जियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता, समझ में आया। तो मिनरल को हम लोगों ने मेटलिक, नॉन मेटलिक और एनर्जी मिनरल में क्लासिफाई किया है। मेटलिक में एक होता है फेरस मिनरल, जिसमें आयरन का कंटेंट होता है। कौन कौन? आयरन, जिसमें आयरन होगा तो आयरन होगा ही होगा, है ना। फिर मैंगनीज, निकेल, इन सभी में भी आयरन का कंटेंट होता है और इसे हम लोग फेरस मिनरल कहते हैं। नॉन फेरस किसको कहते हैं? जो कि आयरन कंटेंट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सारे के सारे नॉन फेरस हैं। और ये सवाल आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए जो कौन सा फेरस मिनरल है और कौन सा नॉन फेरस है। अगर कुछ नहीं याद है तो बस इतना भी अगर आपने याद कर लिया, जो मैंगनीज, निकेल, ठीक है, ये सारे के सारे फेरस मिनरल हैं, तो काम आपका हो जाना है। नॉन फेरस में अगर आपने ये याद कर लिया, जो कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ठीक है, ये सारे के सारे नॉन फेरस हैं, तो बस आपका काम हो जाएगा। प्रीशियस कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इधर आ जाओ नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक में क्या है? तो माइका, सॉल्ट यानी कि नमक, पोटाश। पोटाश हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ये सारे के सारे नॉन मेटलिक मिनरल हैं, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो आपने ये देखा, जो यहाँ पे जो मिनरल का कैटेगराइजेशन है, ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, समझ में आया। तो जो भी चीजें हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे काउंट कर लिया है। अब सवाल कैसे पूछते हैं वो समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटलिक मिनरल? निम्नलिखित में से कौन सा लौह नॉन फेरस धात्विक खनिज का उदाहरण है? मैंगनीज क्या है? फेरस है या नॉन फेरस है? तो फेरस है। आयरन, भाई आयरन तो आयरन खुद ही आयरन है ना, तो फेरस है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? तो ये एल्यूमिनियम का ओर है, ये नॉन फेरस है, ठीक है। तो सही आंसर यही होगा, ठीक है। क्रोमाइट, ये भी फेरस में काउंट होता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे भारत में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देखो ये है पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, ये बना हुआ है ओल्ड क्रिस्टेलाइन रॉक से, ठीक है। और यहाँ पे मिनरल अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ कोल कहाँ पे मिलता है। तो देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये यहाँ पे आपको जम के कोल मिलता है। समझो 97% कोल आपको यहीं से आता है। कौन सा एरिया है? तो इसको हम लोग कहते हैं दामोदर। दामोदर रिवर याद है? तो दामोदर वैली। दामोदर कहाँ पे जाके मिलती है? तो दोस्तों ये दामोदर रिवर जाके मिलती है हुगली नदी से। हुगली नदी जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कुछ याद आया? तो दामोदर, सोन, सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से और जाके गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे? तो पटना में, है ना। फिर महानदी, महानदी कहाँ पे है? तो उड़ीसा की रिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और हीराकुड डैम उसी पे है। और गोदावरी, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा बेल्ट बन रहा है, ये पूरा का पूरा बेल्ट, यहीं से 97% कोल आता है और ये अक्सर सवाल पूछते हैं। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो पेट्रोलियम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आसाम में। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आ जाओ गुजरात। गुजरात के साइड में भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। बॉम्बे के पास एक जगह है, एक लगभग 150 किलोमीटर अंदर, समंदर के अंदर, जिसका नाम है बॉम्बे हाई। यहाँ पे पेट्रोलियम देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में आगे बात होगी, ठीक है। बस आप ऊपर ऊपर से चीजों को समझो। तो अरेबियन सी में आपका बॉम्बे हाई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो केजी बेसिन है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ भी पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कानपुर से लेके मंगलुरु तक एक लाइन खींच दें, तो आपको ज्यादातर मिनरल बेल्ट्स इसी साइड देखने को मिलते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोगों ने 3 कैटेगरी में मिनरल्स जो हमारे भारत में मिलते हैं मिनरल्स, उसको डिवाइड किया है। और जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक एक करके उन सभी को हम लोग समझेंगे। एक सवाल है जो विच आर द फॉलोइंग वैलीज ओवर 97% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स आर लोकेटेड? कहाँ पे? तो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, है ना। तो यही होगा राइट आंसर।
एक और सवाल है, हाउ मेनी ब्रॉड बेल्ट्स आर द इन हाउ मेनी ब्रॉड बेल्ट्स आर द मिनरल्स इन इंडिया जनरली कॉन्सेंट्रेटेड? भारत में खनिज सामान्यतः कितनी व्यापक पट्टियों बेल्ट में केंद्रित है? ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 और एमटीएस 2023 का सवाल है। तो राइट आंसर इज 3। इन्हीं के बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले एक और सवाल है, विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद द कोल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू? सीजीएल का सवाल है, इसी बार पूछा है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू देख लिया, तो आप ताप्ती वैली, ठीक है, इसको हटा दोगे, गंगा वैली को हटा दोगे, है ना, बच गया ब्रह्मपुत्र वैली और दामोदर वैली। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये जो दामोदर वैली है, यहीं से आपका अच्छा खासा कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है और यहीं से अच्छा खासा कोल एक्सट्रैक्शन भी होता है। तो राइट आंसर विल बी दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेजर मिनरल बेल्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। दोस्तों ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है ना, इसको आयरन और स्टील इंडस्ट्री का हब कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी मिनरल्स लगते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चाहे वो कोल हो, आयरन ओर हो, ठीक है, मैंगनीज हो, ये सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट भी यहाँ पे, यानी कि एल्यूमिनियम का ओर भी देखने को मिलता है, माइका भी देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बेसिस माना जाता है। कौन कौन सा एरिया कवर होता है? तो छोटा नागपुर झारखंड, ओडिशा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो अभी हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर ली, अब आ जाओ साउथ वेस्टर्न। कौन कौन सा एरिया है? कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु अपलैंड्स एंड केरला। कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु अपलैंड्स एंड केरला। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? तो देखो कर्नाटका का जो पूरा रीजन है, यहाँ पे आपको फेरस मेटल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा बॉक्साइट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कोल यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एक ही एक्सेप्शन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में नैवेली कोल माइन है, जहां पे आपको लिग्नाइट कोल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही लो कैटेगरी का कोल है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। केरला में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो केरला में आपको मोनाजाइट सैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, विच इज वेरी रिच इन थोरियम। ठीक है, तो थोरियम अच्छा खासा केरला में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में थोरियम डिपॉजिट भी केरला में है। वहां पे जो समंदर का जो सैंड है ना, उसमें रिच थोरियम कंटेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग मोनाजाइट सैंड कहते हैं। इसके अलावा बॉक्साइट क्ले भी देखने को मिलता है। गोवा अभी हाल ही में इमर्ज हो रहा है, ऑल ड्यू टू इट्स आयरन ओर। वहां पे आयरन का खनन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एक सवाल इस बार के सीजन नहीं, सिलेक्शन फेज में आया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला? केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट, थोरियम एंड द बॉक्साइट क्ले। मोनाजाइट, थोरियम और द बॉक्साइट मिट्टी। द राइट आंसर यही होगा, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कोई भी एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठा के सवाल बना देते हैं, तो देखो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल तो आता ही आता है। जो कौन से सैंड में थोरियम पाया जाता है? तो मोनाजाइट सैंड में। कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट क्ले, एक लाइन है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है, मोनाजाइट, थोरियम, बॉक्साइट, क्ले। अब ये स्टेटमेंट मैंने सीधा का सीधा एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया है। ठीक है, तो समझ में आया जो किस तरीके से अब स्टेटमेंट उठा के सवाल बना रहे हैं। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट? आपको साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साउथ वेस्टर्न हुआ क्या? तो देखो ये अगर हमारा भारत है, तो साउथ और वेस्ट, यानी कि ये वाला एरिया, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो भारत के खनिज वितरण के संदर्भ में दक्षिण पश्चिमी पठार क्षेत्र पट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पढ़ के देखते हैं। इट कवर्स कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिन्यूस तमिलनाडु अपलैंड्स एंड द केरला। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइट, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही एनसीईआरटी से लिया गया है। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन, और ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपका कुड्रेमुख माइंस है कर्नाटका में, वहां पे मैग्नेटाइट मिलता है। और इसके अलावा दिस बेल्ट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व। जैसा कि हम लोगों ने समझा, कोल यहाँ नहीं पाया जाता है। एकमात्र एक्सेप्शन है नेवेली। कहाँ पे है? तो नेवेली है आपको तमिलनाडु में, जहां पे लिग्नाइट कोल मिलता है। समझ में आया? तो राइट आंसर विल बी डी।
मेजर मिनरल बेल्ट्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें तीसरा नंबर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो दोस्तों हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देख लिया, साउथ वेस्टर्न रीजन देख लिया, अब बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। ठीक है, जहाँ पे राजस्थान, गुजरात ये वाला एरिया आता है। पहली बात, ये आपको धारवाड़ सिस्टम रॉक्स का पार्ट है। अब धारवाड़ सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों याद करो, हम लोगों ने जब रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ा था तो फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा था, तो जहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो सबसे पुराना जो था वो आर्काइन था। आर्काइन का एक पार्ट था धारवाड़ रॉक सिस्टम, यानी कि सबसे पुराना बिल्ड की बात हो रही है। और उसके बाद आता है पुराना, और उसके बाद आता है विंध्या टर्शियरी, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज को अगर अच्छे से समझना है, और अगर आपने रॉक्स एंड मिनरल्स वाली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार क्विकली नोट्स भी पढ़ लो, आपका काम हो जाना है। अब ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यहाँ पे कॉपर, जिंक ये मतलब ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। कॉपर की माइंस करें तो राजस्थान में खेतरी माइंस है, वहां पे अच्छा खासा कॉपर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में नॉन मेटल्स की बात करें तो बिल्डिंग स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल ये देखने को मिलता है। जिप्सम देखने को मिलेगा, मुल्तानी मिट्टी यानी कि फ्यूलर्स अर्थ देखने को मिलेगा। सीमेंट के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अब गुजरात को पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान भी जो है वो अब एक बहुत ही बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व के हब के रूप में सामने आया है, जिसके बारे में जब हम लोग पेट्रोलियम पढ़ेंगे तब चीज़ों को समझेंगे। और नमक की बात करें तो राजस्थान और गुजरात दोनों के पास एबेंडेंट सॉल्ट सोर्सेज है। क्यों? क्योंकि कभी न कभी ये पहले समंदर के नीचे था, ऊपर हो जाने के कारण यहाँ पे देखो रण ऑफ कच्छ है, यानी कि पूरा का पूरा एरिया जो है ये सॉल्ट, समझ जाओ ये सॉल्ट डेजर्ट है, गया हो गया, इस तरीके का सॉल्ट है। और राजस्थान में तो सॉल्ट है ही है। यहाँ पे एक राजसमंद लेक है, अच्छा खासा नमक मिलता है वहां पे, है ना। इसके अलावा सांभर झील है, कहाँ पे? राजस्थान में सांभर झील, यहाँ भी आपको अच्छा खासा सॉल्ट देखने को मिलता है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक है ना, जो कि जमीन पे है, ये भी पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमालयन बेल्ट की। तो दोस्तों हम लोगों ने तीन बेल्ट का क्लासिफिकेशन देख लिया। तीन बेल्ट तो है ही है, क्लासिफाई किया ही गया है। इसके अलावा हिमालयन बेल्ट में भी आपको कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। अब ये जो आपको मिनरल्स मिलते हैं ना, ये बिखरे हुए हैं, यही कारण है जो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये हमारे यहाँ डिपॉजिट है, रिजर्व है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, इसके अलावा आसाम वैली में मिनरल ऑयल डिपॉजिट है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। मुंबई हाई जो क्या है, तो ऑफशोर अरेबियन सी में मेजर ऑयल रिसोर्सेज है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिनरल्स को क्लासिफाई किया है। सवाल यह है जो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन द हिमालयन मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया? भारत के हिमालयी खनिज पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? कॉपर, टंगस्टन। तो राइट आंसर इज बोथ। ठीक है, लेकिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो टंगस्टन और कोबाल्ट कीवर्ड है आपके लिए, ये आपको पता ही होना चाहिए, जो ये हिमालयन बेल्ट में मिलता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग फेरस मिनरल्स ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो देखो ये रहा आपका इंडिया का मेटेलिक मिनरल्स का मैप, और ये वाला जो एरिया है, जैसा कि हम लोगों ने समझा था, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा लोहा देखने को मिलता है। फिर आ जाओ आपको साउथ वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कर्नाटका, गोवा, ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ भी आपको फेरस मिनरल्स देखने को मिलेंगे। फेरस मिनरल होते क्या हैं? तो आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट, जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और बात समझो, जो हमारे यहाँ आयरन का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड में अच्छा खासा आयरन होल्ड करते हैं। तो इंडिया इज वेल प्लेस्ड, लार्ज रिजर्व्स, ठीक है, एंड हाई आउटपुट, यानी कि हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन भी अच्छे से कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आयरन का एक्सट्रैक्शन करके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं आयरन ओर की। देखो हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर है। ठीक है, और क्वालिटी भी सुपीरियर है, यही कारण है जो इंटरनेशनल डिमांड होता है। देखो दो तरीके के ओर्स बड़े फेमस हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ऑल ड्यू टू इट्स क्वालिटी। लेकिन अगर आयरन के ओर की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सिडराइट, ये सारे के सारे आयरन ओर हैं। आयरन पायराइट और सिडराइट जो है ये लो क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है, लेकिन हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज आपको समझना होगा, जो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको आयरन भी मिल जाता है और कोल भी मिल जाता है। यही कारण है जो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए आइडियल माना जाता है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ जाए जो मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक या दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ओडिशा का सुंदरगढ़, मयूरभंज। मयूरभंज वो इलाका है जहां से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। फिर केंदुझार, किरुबुरु, बोनाई, बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी, ये सारे के सारे केंदुझार के आयरन ओर हैं, इनका नाम है ये। कुरुबुरु, बोनाई, ये सारे के सारे आयरन ओर हैं, बादाम पहाड़, ठीक है। झारखंड का एक इलाका है सिंहभूम, यहाँ पे आपको नोआ मुंडी और गुआ आयरन माइंस हैं, आयरन ओर है, ठीक है। पूछते हैं सवाल। उसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का दुर्ग इलाका, दांतेवाड़ इलाका और बैलाडीला, सबसे इंपॉर्टेंट है बैलाडीला, बहुत बार सवाल आया है। अब यहाँ पे जगह है डल्ली, आयरन माइंस, राजहरा, हाई ग्रेड, यहाँ पे हेमेटाइट मिलता है, ठीक है। कर्नाटका का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, सुदूर हॉस्पिट इलाका। फिर बाबा बुदान हिल्स, जहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ना। उसके अलावा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख आयरन और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं, कुद्रेमुख आयरन माइंस, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटाइट मिलता है। और बीच में क्या हुआ था ना, जो इस पे बैन लगा दिया गया था, बंद है अभी हिसाब किताब, क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाता है, ये वेस्टर्न घाट को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो गई थी, समझ में आया। इसके अलावा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु। महाराष्ट्र की बात करें तो चंद्रपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में करीमनगर, वारंगल। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुडपा, अनंतपुर। तमिलनाडु में सैलम और नीलगिरीज, ठीक है। और गोवा जो है ये एज अ मेजर प्रोड्यूसर इमर्ज कर रहा है, ठीक है। दो बार तीन बार जरूर पढ़ना है इसको। चलो अब हम लोग सीजीएल का एक सवाल सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जो किस तरीके के सवाल अब पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन इंडिया एंड होल्ड्स हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? कॉपर नहीं पाया जाता है, हम लोग कॉपर के नेट इंपोर्टर हैं, मतलब हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। पेट्रोलियम भाई बाहर से मंगाते हैं, नेट इंपोर्टर हैं। आयरन ओर भाई साहब जम के उत्पादन करते हैं और जम के एक्सपोर्ट करते हैं, इसी की तो बात हो रही है ना। और टिन भी नहीं है, ठीक है। टिन हमारे भारत में एक ही जगह मिलता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए एक अगला सवाल है सिलेक्शन फेज 13 का। व्हाई इज आयरन इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन द छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़? छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के भाग में लौह उद्योग अधिक क्यों केंद्रित है? द रीजन हैज द कोल्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या लेना देना। द रीजन हैज द हाई मिनरल अवेलेबिलिटी, ठीक है, अलॉन्ग विद वाटर रिसोर्सेज एंड द लेबर अवेलेबिलिटी। बात तो बिल्कुल सही है, सारे मिनरल्स तो यही मिल जाने हैं, ठीक है। लेबर तो हमारे यहाँ चीप है ही है, ठीक है, और वाटर रिसोर्सेज भी है, ठीक है, तो काम हमारा हो जाना है। दिस रीजन इज क्लोज टू द इंटरनेशनल पोर्ट्स, नहीं ये कारण नहीं है। द रीजन इज मेनली एग्रीकल्चर। भाई मिनरल की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात तो हो ही नहीं रही है। देखो सिलेक्शन फेज 13 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर आयरन ओर इज माइंड एट बायलाडीला। बायलाडीला में आप क्या करते हो, तो हेमाटाइट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेमाटाइट आपको बायलाडीला में अच्छा खासा वहां पे सोर्स है, अच्छा खासा वहां पे उसका माइनिंग होता है। Which of the following district state combination is correctly matched with respect to the iron ore reserves in India? CGL का सवाल है, ठीक है। अब एक चीज समझना, देखो ये क्या है, तो ये है स्टेट और माइंस, ठीक है, इसी का कॉम्बिनेशन, यहीं से सवाल बन के आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है सवाल। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंहभूम झारखंड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, मयूरभंज उत्तर प्रदेश, गलत है। मयूरभंज है आपका उड़ीसा में, जहां से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। सुंदरगढ़ मेघालय, गलत है, ठीक है, ये भी ओडिशा में है। क्योंझार राजस्थान, ये भी गलत है, ये भी ओडिशा में है, समझ में आया? चलिए, सुलाईपेट एंड द बादाम पहाड़ माइंस ऑफ ओडिशा आर फेमस माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, ओडिशा का सुलाईपेट और बादाम पहाड़ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इज आयरन ओर। कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ ना, बादाम पहाड़, ठीक है, इसी की बात हो रही है। चलिए एक और सवाल है सीजीएल में ही। सीजीएल से इस बार आयरन ओर से बहुत ज्यादा सवाल आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया? भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ओके, इनकरेक्ट बताना है। ओनली द हेमाटाइट ओर ऑफ आयरन अकर्स इन इंडिया। ओनली जहां भी वर्ड आ गया तो आपको कॉशियस हो जाना है। तो दोस्तों हमने देखा जो हमारे यहाँ हेमाटाइट, मैग्नेटाइट सारे मिलते हैं, उसके अलावा जो लो ग्रेड आयरन जो है वो भी मिलते हैं। इन ओडिशा
आयरन ओर अकर्स इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस। उड़ीसा में लौह अयस्क पहाड़ी श्रेणियों में पाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है ना, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया है ना। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। इंडिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज रिजर्वर्स रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन एशिया, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 90% ऑफ द आयरन रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड गोवा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। चलिए एक और सवाल है, सीजीएल का ही है। विच इंपॉर्टेंट मिनरल इज प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका। कर्नाटक स्थित कुद्रेमुख खदानों में से मुख्य रूप से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो हमने हमने निकालना है यहाँ से आयरन। ठीक है, और कौन सा आयरन? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन और रिजर्व्स। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार में से प्रमुख योगदान देता है? कौन सा देता है बताइए भाई साहब। यहाँ पे आपको ऑप्शन है महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटका कुद्रेमुख माइंस हम लोगों ने देखा है ना, और तमिलनाडु, तमिलनाडु में नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी कर्नाटका। चलिए अब हम लोग मैंगनीज की बात कर लेते हैं। आयरन को कवर कर लिया है, अब हम लोग मैंगनीज की बात कर लेते हैं। मैंगनीज का अगर और पूछ दें तो ये है पायरोल्यूसाइट, रोमानेचाइट, मैग्नाइट, हाउसमैनानाइट और रोडोक्रोसाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार दो बार पढ़ लो ताकि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको। मैंगनीज का काम क्या है? तो फिर आयरन ओर में स्मेल्टिंग में काम आता है, फेरो एलॉयज को बनाने में काम आता है। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? तो ये धारवाड़ सिस्टम में ज्यादा मिलता है। ठीक है, पूछ देते हैं सवाल। लीडिंग प्रोड्यूसर कहाँ पे है? तो भाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज को देख लेते हैं। उड़ीसा में बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगिर। ठीक है, उड़ीसा में अच्छा खासा मैंगनीज का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, और वैसे लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है। छिंदवाड़ा, नीमर, मांडला, झाबुआ। कर्नाटका का धारवाड़, बेल्लारी, बेलगावी, नॉर्थ कन्नड़ा, चिकमंगलुरु, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरु। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। अब ये जो नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ये जो साइट है महाराष्ट्र का, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो अगर स्टील प्लांट के लिए हमें मैंगनीज चाहिए होता है तो फिर हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर हो जाता है स्टील प्लांट। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा ज्यादातर स्टील प्लांट नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है ना। फिर और कुछ माइनर्स हैं, तेलंगाना, गोवा, झारखंड। ठीक है, यहाँ भी मैंगनीज देखने को मिलता है। दोस्तों अब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैप में दे रखी है मैंने, एक या दो बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे सारे के सारे आयरन ओर माइंस कंबाइंड, सारे के सारे मैंगनीज माइंस कंबाइंड। ठीक है, और यहाँ पे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है वो देख लो। अब यहाँ पे कुछ पोर्ट्स भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग नेट एक्सपोर्टर हैं आयरन के, है ना। तो यहाँ पे पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे मंगलुरु पोर्ट जो कुद्रेमुख माइन से निकलेगा, मंगलुरु पोर्ट से हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। मरमुगांव पोर्ट गोवा में है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो सारी चीजों को आपको जोड़ के पढ़ना है। चलिए एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम द हाईएस्ट शेयर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। भारत में मैंगनीज की सबसे अधिक खपत किस उद्योग में होती है? तो राइट आंसर इज मेटलर्जिकल। अब फोटोग्राफी में नहीं होगी, मैचेस मैच उद्योग में भी नहीं होगी, लेदर चमड़ा में तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज मेटलर्जिकल। हम लोग बेसिकली स्टील स्टील बनाने में मैंगनीज का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नॉन फेरस मिनरल्स की बात कर लेते हैं। देखो एक तो भाई ये स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, इससे सवाल बनने के चांसेस हैं। इंडिया इज पुअरली इंडाउड विद द नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। जब भी नॉन फेरस मिनरल्स की बात होगी तो हमारे यहाँ सबसे प्रचुर मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। बाकी के लिए तो भाई साहब हमें थोड़ा बहुत निर्भर होना पड़ता है, लेकिन नॉन फेरस मिनरल्स भी हमारे यहाँ इतने जरूर हैं जो हमारे देश का काम हो जाता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बॉक्साइट की बात करें तो नंबर वन प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो भाई हम लोग फिफ्थ नंबर पे आते हैं, जिसमें ओडिशा टॉप पे आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो ओडिशा से होता है। क्लियर है, इस इलाके से होता है। और कौन से माइन से? तो उड़ीसा का एक माइन है पंचपटमली बॉक्साइट माइन, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। ये लार्जेस्ट बॉक्साइट माइन है इंडिया का। ठीक है, और एशिया का, दोनों का। कौन ऑपरेट करता है? तो इसको नालको ऑपरेट करता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए एक सवाल है सीजीएल का, विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स दैट आर स्कार्स इन इंडिया। कौन सा समूह
गैर लौह धात्विक खनिजों का है जो कि भारत में दुर्लभ है, यानी कि भारत में कम मिलता है। आयरन, कोल, बॉक्साइट जम के मिलता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। कॉपर, जिंक, लेड, इसके लिए हमें निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग नेट इंपोर्टर हैं इन सभी चीजों के, ठीक है। हम लोगों को बाहर से बुलाना पड़ता है और यही पूछा जा रहा है सवाल, ठीक है। बाहर से बुलाना मतलब बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। मैंगनीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट बिल्कुल है। माइका, डोलोमाइट, फेल्डस्पार, अभ्रक, डोलोमाइट, फेल्डस्पार। भाई माइका हमारे देश में अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। रही बात फेल्ड्स्पार की, तो फेल्ड्स्पार जो होता है ना, ये तो भरपूर होता है। ये मतलब अर्थ क्रस्ट का समझो ऊपर में मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है सबसे इंपॉर्टेंट फेल्ड्स्पार ही होता है, भरपूर मात्रा में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। समझ में आया? तो बस आपको इतना समझना है, जो कॉपर, जिंक और लेड जो है, इसके लिए हम लोगों को निर्भर रहना पड़ता है, बाहर से हम लोग मंगाते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं बॉक्साइट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं, साथ साथ सवाल भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों बॉक्साइट की बात करें ना, बॉक्साइट का यूज क्या होता है, तो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में होता है। लो हैंगिंग फ्रूट सवाल अगर बनेंगे तो बनेंगे, जो बॉक्साइट किसका ओर है, तो एल्यूमिनियम का ओर है। सबसे पहली बात, ये आपको टर्शियरी डिपॉजिट में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सवाल, ठीक है। और ये लेटराइट रॉक से एसोसिएटेड है ऑन प्लेट्यू हिल्स एंड कोस्टल ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो ये उड़ीसा है, उड़ीसा की एक जगह है। अब यहाँ पे हो रही है बारिश, तो पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी ना, जब पहले की बात हो रही है, बहुत पहले बारिश होती थी, ठीक है। तो फिर जो सिलिका, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम है ना, सियाल जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सिलिका जो है वो घुल के बाहर हो गया, बच गया एल्यूमिनियम। तो एक तरीके से लेटराइट रॉक का डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों आपको याद होगा, जो लेटराइट रॉक्स जो है, इसका एक खासियत होता है लीचिंग, यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे लीच कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस से क्या हो गया, जो सिलिका निकल लिया और एल्यूमिनियम जो है वो बच गया, और यही कारण है जो बॉक्साइट जो है वो टर्शियरी डिपॉजिट में अच्छा खासा पाया जाता है। अक्सर आपको टर्शियरी डिपॉजिट में मिनरल्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉक्साइट जो है ऐसा है, वो टर्शियरी डिपॉजिट में देखने को मिलता है, इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्यों। अब उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये बात तो आपको पता चली गई होगी। आयरन हो या फिर बॉक्साइट हो, दोनों में उड़ीसा ही नंबर वन है। और कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिर, कोरापुट, यहाँ पे बॉक्साइट माइंस आपको देखने को मिल जाएंगे। झारखंड का लोहरदगा है, ये रिच डिपॉजिट है यहाँ पे। गुजरात का भावनगर और जामनगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है जो गुजरात में बॉक्साइट की माइनिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है, सेकंड नंबर पे आता है, समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है भावनगर और जामनगर। यहाँ पे आपको रिच बॉक्साइट माइंस है, अच्छा खासा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है बॉक्साइट का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कंटक प्लेट्यू जो है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा एल्यूमिनियम रिजर्व्स है, ठीक है। यही कारण है जो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, पूछते हैं सवाल। मध्य प्रदेश का कटनी, जबलपुर, बालाघाट, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये सारे के सारे बॉक्साइट मिनरल बेल्ट है। माइनर प्रोड्यूसर की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, यहाँ भी बॉक्साइट देखने को मिलता है। एनटीपीसी का सवाल है, इसी बार पूछा था, जो विच टाइप ऑफ वेदरिंग इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन द इनरिचमेंट ऑफ बॉक्साइट एंड अदर ओर्स। बॉक्साइट और अन्य अयस्कों के संवर्धन के रूप में मुख्य रूप से किस प्रकार का अपक्षय वेदरिंग शामिल होता है? मैकेनिकल वेदरिंग, ग्लेशियल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। तो राइट आंसर इज केमिकल वेदरिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहानी समझाया था ना, जो सियाल, सियाल सिलिका निकल लिया, एल्यूमिनियम बच गया, यही है केमिकल विदरिंग। कैसे, तो क्यों भारी बारिश हो रही होगी उस समय। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट अकर इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम्स। भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार में धारवाड़ शैल प्रणाली में पाए जाते हैं। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। टर्शियरी रॉक सिस्टम, यही तो एक्सेप्शन है ना। तो आपने देखा जो किस तरीके से एनसीईआरटी से अब सवाल बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है, रिवाइज कर लेना इसको बार बार, ठीक है। ये इसी बार का सीजीएल का सवाल है। दूसरा, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द बॉक्साइट इज फाउंड इन द लेटराइट रॉक्स, बिल्कुल सही इस बात है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट बताना है, तो पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट है, तो 1 और 2 ओनली, ठीक है, मतलब बोथ 1 और 2 होगा सही आंसर, ठीक है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, जो अधिकांश
बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। समझ में आया? तो अब ऐसे सवाल आते हैं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलिए कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर हम लोग क्या है, नेट इम्पोर्टर, यानी कि बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मिलता है वो समझते हैं। उससे पहले समझो कॉपर का यूज क्या है। तो भाई कॉपर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, वायर, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर सभी को बनाने में। ठीक है, एलॉय, मिलिएबल, यहाँ तक कि ज्वेलरी, जो अगर आप 24 कैरेट गोल्ड देखोगे तो ये सॉफ्ट होता है और ये ज्वेलरी के लिए सही नहीं होता है, इसमें मिलाया जाता है कॉपर। ठीक है, एज एन एलॉय। और कॉपर मिलाने के बाद ये हार्डन होता है। तो इसका काम ये भी है, पूछ देते हैं कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो भाई, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यहाँ पे है मलांज खंड, जो कि लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन इन इंडिया है। याद कर लेना, पूछते हैं सवाल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान का खेतरी माइंस। ठीक है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट अलवर में ये मिलता है। ठीक है, तो दोनों याद रख लेना, मलांज खंड और खेतरी। ठीक है, बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो फिर सही है। माइनर प्रोड्यूस की बात करें तो आंध्र प्रदेश का अग्निगुंडाला, गुंटूर, चित्रदुर्ग, हासन कहाँ पे, तो कर्नाटका में। तमिलनाडु का साउथ एरकॉट जो है, वहां पे कॉपर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम। माइनर प्रोड्यूसर्स हैं ये सारे के सारे। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको साउथ अमेरिका की एक जगह है चिले। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, कॉपर के ओर को क्या कहते हैं, कॉपर के ओर को कहते हैं कॉपर पायराइट, मालाचाइट, क्यूपराइट, बॉन्टाइट, एजोराइट, चाल्कोलाइट, चाल्कोपाइराइट। तो चाल्कोलिथिक एज से आपने रिलेट कर लिया होगा चाल्कोलाइट, चाल्कोसाइट। तो यानी कि हम लोगों ने आयरन से पहले कॉपर डिस्कवर किया था, है ना। कॉपर का रिश्ता भारत से बहुत ही ज्यादा पुराना है, रिश्ता इन द सेंस बहुत दिनों से है। ठीक है, मतलब चाल्कोलिथिक पीरियड से ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉपर डिपॉजिट्स फील्ड्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तांबे का भंडार का क्षेत्र है। पेंच एंड कन्हान, झारिया एंड रानीगंज, सिंगरेनी एंड सिंगरौली, खेतरी और कोलिहान। तो खेतरी वर्ड से आपने समझ लिया होगा जो हमें कहाँ टिक लगाना है ना। ये दोनों खेतरी और कोलिहान कहाँ पे है, तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, झुंझुनू कहाँ पे है, तो राजस्थान में है ना। चलिए नॉन मेटलिक मिनरल्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है माइका। माइका जो है ना, हमारे वर्ल्ड में इसका लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व है। जम के हमारे यहाँ माइका मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है झारखंड में। ठीक है, इसके अलावा हाई क्वालिटी माइका बेल्ट की बात करें तो हजारीबाग प्लेट्यू, यहाँ पे 150 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट है, जहाँ पे माइका ही माइका आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान का भीलवाड़ा यहाँ भी मिलता है। ठीक है, जिंक और लेड ओर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इसके लिए हम लोग नेट इम्पोर्टर हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो राजस्थान। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो मिनरल बेल्ट की बात की थी ना, तो हम लोगों ने देखा था जो किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट इलाका जो है राजस्थान का, वहाँ पे जिंक और ये सारे के सारे माइनिंग बेल्ट है। कहाँ पे, तो रामपुरा अगुचा, सिंदेसर खुर्द, जो यहाँ पे सिल्वर, जिंक और लेड तीनों के माइंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके और का नाम क्या है, तो एस्फेलराइट, जिंकसाइट, गैलेना। गैलेना किस लिए, तो लेड के लिए, लेड सल्फाइड के लिए पूछते हैं सवाल। लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन है, तो है चाइना। दोस्तों कुछ और मिनरल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, नेचुरल रबर। देखो नेचुरल रबर कहीं से भी मिनरल नहीं है, दूर दूर से मिनरल नहीं है। क्यों, क्योंकि नेचुरल रबर जो है ना, ठीक है, ये तो एक तरीके का प्लांटेशन है ना, तो लेकिन यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया केरला, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड थाईलैंड। सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में ये मिलता है कहाँ पे, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ना, सिद्धेश्वर खुर्द। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये सिद्धेश्वर खुर्द देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर हो गया, समझ में आ गया। इसके अलावा कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी माइनर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा सिल्वर के ओर के बारे में पूछते हैं, सबसे ज्यादा अर्जेंटाइन के बारे में पूछ देते हैं। सीधे पूछेंगे जो अर्जेंटाइन किसका ओर है, तो सिल्वर का है। ठीक है, और हॉर्न सिल्वर और प्याराग्राइट। अर्जेंटाइन भी यहाँ से आया ना, अर्जेंटाइन यानी कि एजी। क्या आप ये जानते हैं जो ये सिल्वर को अर्जेंटाइन एजी क्यों कहते हैं?
तो देखो, अमेरिकन जब साउथ अमेरिका गए थे ना, तो जब अर्जेंटीना पहुंचे थे तो वहां के आदिवासियों ने चांदी गिफ्ट दिया था। ठीक है, तो वहीं से ये अर्जेंटाइन वर्ड आया था, समझ में आया। मोनाजाइट की बात कर लेते हैं, तो ये थोरियम, लैंथेनम और सीरियम अच्छा खासा इसमें पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट डिपॉजिट केरला में है, इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। ग्रेफाइट की बात करें तो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसका अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है। यानी कि टोटल जो वर्ल्ड का है उसका 35% हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलता है। डायमंड की बात कर लेते हैं, तो भाई लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है रशिया। ठीक है, ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया मध्य प्रदेश। कहाँ पे? तो पन्ना रीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहां पे पिंक, पर्पल और रेड डायमंड देखने को मिलेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं, सवाल पूछते हैं। लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर चाइना। ठीक है, मेजर इंडियन रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं? तो बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। ठीक है, देखो बिहार में आपको लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्व मिला है गोल्ड का, लेकिन इसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। एक वर्ड होता है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है ना, जो कोई भी काम करने के लिए आपको जितना लेबर और रिसोर्स लगता है उसका कॉस्ट इतना भी नहीं होना चाहिए जो ये पूरा का पूरा काम ही उतना बेनिफिशियल ना रह जाए। तो इसका मतलब ये है, जो हमारे यहाँ गोल्ड बिहार में मिला तो है लेकिन एक जगह इकट्ठा नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, जो उसको अगर हम लोग निकालना भी चाहेंगे तो इट्स वेरी टफ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया की बात करें तो कर्नाटका, भाई साहब बहुत पुराना है, कोलार, खुत्ती और रामगिरी। तो कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ आपने सुना होगा। अच्छा खासा गोल्ड यहाँ से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो रिवर जो है ना वो अपना ये पानी जो बह के आती है लेके आती है, उसके साथ साथ ये आपको रॉक्स को भी इरोड करती है, और इस रॉक्स में आपको छोटे छोटे कण होते हैं गोल्ड के, जिसको हम लोग प्लेसर कहते हैं। अब ये भी नीचे आ जाता है और ये एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, इसी को हम लोग प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। समझ में आया? दोस्तों अब बात कर लेते हैं टिन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया टिन के लिए छत्तीसगढ़। ठीक है, सिलिका की बात करें तो भाई साहब बहुत है, जितना खोजोगे उतना है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यही तो है अर्थ क्रस्ट की जान, है ना। तो वाइडली अवेलेबल इन इंडिया, मेजर कंपोनेंट इन सीमेंट। 17 से 25% हम लोग सिलिका मिलाते हैं। ठीक है, सिलिका का मतलब समझ लो सैंड, इतना समझ लो काफी है। मिनरल रिच रीजन्स इंडिया की बात कर लेते हैं, ये आपके रिवीजन में काम आ जाएगा। तो मैसूर प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको आयरन ओर, बाबा बुदान हिल्स, कृष्णा रिवर बेसिन, ऑयल गैस, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स। गोदावरी रिवर बेसिन की बात करें तो ऑयल गैस, कोल, आयरन ओर। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो माइका, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, आयरन ओर, कोल। अमरकंटक प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट डिपॉजिट अच्छा खासा देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी में क्या, कन्वेंशनल और एग्जॉस्टेबल। यानी कि ऐसी एनर्जी की सबसे पहले बात करेंगे जो कि कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पारंपरिक, परंपरा, है ना। पारंपरिक इसका मतलब क्या, जो हम लोग वैसे जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल, ये सारे के सारे पारंपरिक हैं, कन्वेंशनल हैं, और एक न एक दिन इसको खत्म हो जाना है, एक न एक दिन इसकी तिथि नजदीक है, एक दिन खत्म हो जाएगा। फाइनाइट रिजर्व है और ये नॉन रिन्यूएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम इसको बार बार रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बार बार इसको रिन्यू नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो यूरोनियम एंड थोरियम। यूरेनियम और थोरियम के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोल, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी। बताइए भाई साहब क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इज कोल, क्योंकि कोल को एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, एग्जॉस्ट हो जाना है। विंड एनर्जी टिक जाएगा, टाइडल एनर्जी टिक जाएगा, सोलर एनर्जी टिक जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये एनर्जी चलता रहेगा, है ना। चलिए कोल की बात कर लेते हैं। तो देखो कोल के हैं 4 प्रकार। ठीक है, इतना अगर आपने समझ लिया तो फिर मजे मजे। क्या है? तो सबसे घटिया वैरायटी है पीट। ठीक है, लो कार्बन कंटेंट, कितना? तो 30 से 45%। बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर, इसीलिए जब भी जलेगा इतना धुआं देगा मत पूछो। ठीक है, तो बेकार कोल। दूसरा दूसरा है लिग्नाइट, लो ग्रेड कोल है, 60 से 70% कार्बन है। कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है नहीं, लेकिन पूछ देते हैं ये सवाल, तो वहां पे एक नेवेली माइंस है, वहां से ये कोल निकाला जाता है। बिटुमिनस, वाइडली अवेलेबल, 60 to 85% कार्बन, फाउंड इन झारिया, झारखंड। यही बैक करता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। समझ में आया?
इसके अलावा एंथ्रासाइट, ये क्या है, तो हाईएस्ट क्वालिटी कोल है, 86 टू 98% कार्बन कंटेंट होता है। कहाँ पे मिलेगा, तो रशिया, चाइना, पोलैंड, यूक्रेन, हमारे भारत में भी मिलता है। भारत में कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कितना, बहुत कम, बहुत कम। और इसके पीछे भी एक कहानी है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल ये उठता है, जो एंथ्रासाइट अगर हमारे पास है नहीं, तो अगर हमें जरूरत पड़ती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सुपीरियर क्वालिटी कोल की, तो क्या हम लोग बाहर से मंगाते हैं? बिल्कुल मंगाते हैं। ठीक है, ऑल्दो हमारे यहाँ पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है, थर्मल पावर जो है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी से चलता है। कौन सा, तो बिटुमिनस कोल से चलता है। ठीक है, लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमें थोड़ा सा बढ़िया वाला कोयला चाहिए होता है, तो इसके लिए हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं, रशिया, चाइना, पोलैंड से भी मंगा लेते हैं। चलिए, एसएससी स्टेनोग्राफर का सवाल है, नेम द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। समझ में आया? कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो यहाँ पे आप चले जाना नेवेली रीजन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, ऐसा है, जो कोल का इस्तेमाल हमारे यहाँ कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्मल पावर जनरेशन में। दूसरा, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका अच्छा खासा उपयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो कोल है, ठीक है, दो जियोलॉजिकल एजेस से बना हुआ है। ठीक है, एक तो गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी डिपॉजिट। गोंडवाना पुराना है, टर्शियरी नया है। ठीक है, तो 80% डिपॉजिट्स आर बिटुमिनस, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, नॉन कोकिंग ग्रेड। यही कारण है जो ये कोकिंग कोल नहीं होने के कारण, कोकिंग कोल का मतलब क्या हुआ, जो जिसका आपको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, इसीलिए हमें बाहर से मंगाना पड़ता है कोकिंग कोल। समझ में आया? तो मेजर गोंडवाना गोल्ड फील्ड्स कहाँ पे है, तो दामोदर वैली, झारखंड, वेस्ट बंगाल बेल्ट। ठीक है, रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, याद रख लेना। झारिया जो है ये लार्जेस्ट कोल फील्ड है, रानीगंज सेकंड लार्जेस्ट है, और अभी फर्स्ट कोल माइन 1774, यानी कि पहला जो था ये रानीगंज में ही फाउंड हुआ था। पूछते हैं सवाल। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी महानदी सोन, यहाँ पे भी कोल मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोल के बाकी के नाम हैं जो आपको समझना होगा। ठीक है, मतलब माइनिंग सेंटर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिंगरौली। ठीक है, छत्तीसगढ़ कोरबा, उड़ीसा तालचेर, रामपुर, तालचेर से तो बहुत ज्यादा सवाल आता है। महाराष्ट्र चंदा, वर्धा, रिवर का नाम है, याद आ रहा है, वर्धा, केम्प्टी और बांदेर। उसके अलावा तेलंगाना का सिंगरेनी। पूछते हैं सवाल, आंध्र प्रदेश का पंडूर। टर्शरी कोल फील्ड, ठीक है, टर्शरी कोल फील्ड में आपको आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ठीक है, यानी कि ये जो हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा टर्शरी कोल फील्ड देखने को मिलता है। कहाँ पे, माकुम, जयपुर, ठीक है, नजीरा, मेघालय का दरंगिरी, चेरापूंजी, मैलोंग एंड लैंगरीन। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का नैमचिक, नामफुक, नागालैंड, और जम्मू कश्मीर का कालाकोट। सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिलता है एंथ्रासाइट, हाई ग्रेड ऑफ कोल। अब सवाल ये उठता है, जो भाई हमने पढ़ा था, जो हमारे यहाँ गोंडवाना कोल जो है वो भरपूर मात्रा में 80 टू 85% गोंडवाना कोल है। बात समझ में आती है? और गोंडवाना कोल जो है वो है बिटुमिनस कोल। ठीक है, और ये है आपका टर्शरी कोल फील्ड, यानी कि टर्शरी, अगर आप रॉक फॉर्मेशन को याद करो तो टर्शरी पीरियड जो है वो बाद में आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जो जो बाद में सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के अंदर फॉसिल गया वो अच्छा कोयला बन गया, और जो पहले गया था वो बेकार कोयला बन गया? ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की कहानी अलग है। एकमात्र ऐसा है साइट है जहाँ पे एंथ्रासाइट कोल मिलता है, जो कि टर्शरी रीजन का है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये बाद में फॉर्म हुआ था, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसका कन्वर्जन हो गया एंथ्रासाइट में। एज एन एक्सेप्शन मान लो इसको। ठीक है, क्यों, तो उस समय में इस साइट पे वो बिलोंग करता था, ऐसे जियोलॉजिकल साइट पे बिलोंग करता था जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? लिग्नाइट कोल की बात कर लेते हैं। तो लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल कहते हैं, बहुत ही घटिया कोल होता है। तमिलनाडु के नेवेली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं पे से आते हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा थोड़ा मिल ही जाता है। ठीक है, सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आते हैं, जो नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट, तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख
कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए, बताइए। ठीक है, तो सिंगरेनी कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। रानीगंज कहाँ पे है? रानीगंज भी पूछते हैं, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तालचेर कहाँ पे है? तो ताल रिवर उससे बना हुआ है, ओडिशा। ठीक है, और झारिया, झारिया कहाँ है? तो झारिया झारखंड। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो कर लो याद। क्योंकि होता क्या है ना, जो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सिंगरौली है और तेलंगाना में सिंगरेनी है। ठीक है, तो छोटा छोटा डिफरेंस ना कंफ्यूज कर देता है लोगों को। चलिए बात कर लेते हैं पेट्रोलियम इन इंडिया। क्या हम लोग नेट इंपोर्टर हैं या फिर नेट एक्सपोर्टर हैं पेट्रोलियम के मामले में, ये बताओ। तो देखो भाई, ऐसा है, जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भी उत्पादन होता है। कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, ये जो मैप देख रहे हो ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी नाम दिख रहे हैं वो इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कलोल, खंभात, अंकलेश्वर, बसई, बॉम्बे हाई, मोरांग, ह्यूग्रीजन, डिगबोई, सबसे इंपॉर्टेंट नाहरकटिया, है ना। इसके अलावा नए नए साइट्स भी आए हैं, जैसे राजस्थान का बाड़मेर, ये भी टॉप पे चल रहा है। समझ में आया? तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। आपको पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक में ऑफ टर्शियरी पीरियड। कैसे? तो हम लोगों ने देखा, जो प्लांट का फॉर्मेशन हुआ था, प्लांट मरता है, इसके ऊपर में ये सेडिमेंट जमा होता है, नीचे दब जाता है, और इसको हम लोग जब ये फॉसिल फॉसिल फ्यूल बन जाता है तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। और इस क्रूड ऑयल का रिफाइनमेंट होता है और फिर ये पहुंच जाता है आपकी गाड़ियों में। ठीक है, एज अ पेट्रोलियम, ठीक, प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, डीजल, है ना। इसका सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ओएनजीसी के फॉर्मेशन के बाद हुआ था। ओएनजीसी बनाया ही गया था इसलिए। ओएनजीसी क्या होता है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और इसका कब बना था ये? तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं। तो 1956, डेट नहीं याद रखना, वैसे 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी बनाया गया था। ठीक है, और ऐसा है, जो ये साइट देख रहे हो डिगबोई, डिगबोई है आसाम में। ये सबसे पुराना साइट है, पहली बार ये डिस्कवर हुआ था 1901 में। ठीक है, तब से यहाँ पे हम लोग यहाँ से पेट्रोल निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन वहां से कर रहे हैं। समझ में आया? दोस्तों, अब हमने अगर ये समझना है, जो हम लोग कहाँ कहाँ से ये क्रूड ऑयल पेट्रोलियम लेते हैं, तो इसको दो कैटेगरी में समझा जा सकता है। एक तो होता है ऑन शोर और दूसरा होता है ऑफ शोर। जैसा कि हम लोगों ने समझा था, जो देखो, ये है हमारा इंडिया, ये बॉम्बे है, बॉम्बे से लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, वहाँ पे एक जगह है समंदर के बीच में, ठीक है, जिसका नाम है बॉम्बे हाई। अब हमने पढ़ा था फिजिकल ज्योग्राफी में, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे अच्छा खासा ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है। ठीक है, तो यहीं पे बॉम्बे हाई, सागर सम्राट भी इसको कहते हैं, यहाँ से इसका एक्सप्लोरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा नया नया साइट भी ढूंढा गया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ईस्ट कोस्ट आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये नया रिजर्व है ऑयल और नेचुरल गैस का। ठीक है, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, केजी बेसिन करके न्यूज में आता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कावेरी बेसिन, ये ईस्ट कोस्ट है तमिलनाडु का। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सप्लोरेशनरी वेल मिले हैं, एक्सप्लोरेटरी वेल्स मिले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन शोर की। सबसे पुराना डिगबोई, याद कर लेना कहाँ पे है, आसाम में है। कुछ और फील्ड्स हैं इसके, डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, सारे याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवगाम, कोसांबा, ल्यूनेज। ठीक है, ये कैम्बे बेसिन, गुजरात का जो कैम्बे बेसिन है ना, ठीक है, ये है ना गुजरात। ठीक है, इस इलाके की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन होता है इसका। देखो, अब एक नया साइट उभर के सामने आया है राजस्थान में, मंगला, बाड़मेर में। इसके अलावा ऐश्वर्या, ये सारे के सारे जो साइट हैं राजस्थान के हैं। अब ये लार्जेस्ट ऑनशोर डिस्कवरी है, यहाँ पे जम के तेल निकाला जाता है। ठीक है, हाल ही में मैंने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का डेटा आया था, जो यहाँ से अच्छा खासा तेल निकाला गया है। तो डिगबोई जो है आसाम में, इसको पुरानी ख्याति प्राप्त है। नया नया एरिया जो है ये सारे डेवलप हो रहे हैं, तो जिसमें मंगला, राजस्थान, बाड़मेर जो है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुआ है। क्लियर है? अब देखो, ऐसा है ना, जो अगर रिफाइनरी की बात किया जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल को निकाल के हमें रिफाइन तो करना पड़ेगा, कहाँ करेंगे?
तो इसके लिए 2 तरीका अपनाया गया था, जो इस रिफाइनरी को लगाने का। एक तो जहाँ से हम लोगों ने यहाँ से तेल निकाला, वहीं पे रिफाइन किया और फिर देश में भेज दिया हर कोने में, वहाँ से आपको पेट्रोल, डीज़ल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या किया था, जो एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इक्वल इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जो इसका मतलब ये है, जो मान लो आसाम से हम लोगों ने पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल निकाला और फिर हम लोगों ने उसको बिहार भेज दिया। किस लिए? वहां पे बिहार में बरौनी है, वहां पे रिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके की रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगी। एक तो फील्ड बेस्ड, यानी कि डिगबोई में रिफाइनरी है, वहीं पे एक्सप्लोरेशन भी होता है, रिफाइनरी भी वहीं पे हो जाता है। और दूसरा मार्केट बेस्ड, इसका मतलब क्या है, तो कोई और भी कंजम्पशन सेंटर है, जैसे बरौनी बिहार, तो बरौनी हो गया। इसके अलावा नेपाल में भी तेल का सप्लाई जो होता था वो बरौनी से ही होता था। अब तो नेपाल के लिए पाइपलाइन बिछा दिया गया है, जो एक बार पूछा भी था सीजीएल में, कौन सा, तो रक्सौल अमलेखगंज, 41 किलोमीटर के करीब का है, 41 या 45, मतलब 40s में ही है, उतने किलोमीटर का एक पाइपलाइन बिछा दिया गया है। अब नेपाल में इस पाइपलाइन से तेल की सप्लाई होती है। और अमलेखगंज तक ही क्यों, काठमांडू तक क्यों नहीं? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहाँ से बिछाएंगे? तो बस जहां तक प्लेन एरिया है वहां तक बिछा रखा है। समझ में आया? चलिए, एक सवाल है सिलेक्शन फेज 13 का। नेम द स्टेट नोन एज द ऑयल बाउल ऑफ इंडिया ड्यू टू द अबंडेंट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। कच्चे तेल के प्रचुर उत्पादन के कारण भारत का तेल का कटोरा कहलाने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, आंख मूंद के आसाम में टिक लगाना है आपको, ठीक है। समझ में आया? चलिए, द पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भारत के पेट्रोलियम भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ आसाम, ऑफशोर रीजन ऑफ द अरेबियन सी। दोनों आंसर सही है। समझ में आया? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये ऑनशोर है और ये ऑफशोर है। क्लियर है? डिगबोई, मोरान, शिवनगर, नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। सीजीएल का सवाल है, सीधा एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। आप बताओ क्या होगा आंसर? तो आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। क्लियर है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द मिनरल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। चलिए, भारत में खनिज तेल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, कोसांबा आर द इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र। है ना? गलत। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात होगा। समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा भी से पॉइंट से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मिनरल ऑयल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन इन द साउथ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गुजरात होना चाहिए, तो यानी कि ये गलत हो गया, और दूसरा सही है, तो ओनली टू। चलिए, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, नेचुरल गैस होता क्या है? तो ये मेनली मिथेन होता है। मिथेन का मतलब क्या हुआ? CH4। समझ में आया? अब ये जो नेचुरल गैस जो है ना, इसका काम कहाँ कहाँ होता है? तो हमारे यहाँ जो पाइप्ड नेचुरल गैस आती है, इसको हम लोग कहते हैं PNG। ये क्या होता है? तो ये नेचुरल गैस ही होता है, ठीक है। और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसको कहते हैं? तो CNG को कहते हैं, जो अक्सर गाड़ियों में फिट किया जाता है एज अ CNG किट, और वो गाड़ी CNG पे चलती है, ठीक है। तो दोनों में मीथेन ही मेन कंपोनेंट होता है। लेकिन मीथेन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जो ये एक तो पहली बात ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई गंधी नहीं होती है, और दूसरा कलरलेस भी होता है, कलर भी नहीं होता है। फिर क्या करेंगे? अगर लीक हो गया तो फिर तो भारी तबाही। तो इसके लिए मरकैप्टेन मिलाते हैं, ठीक है। मरकैप्टेन क्या होता है? तो थाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। इससे क्या होगा? तो उसमें एक तरीके से सड़ी हुई बदबू आ जाएगी। फिर क्या होगा? अगर ये गैस लीक होगा तो फिर हमारे नाकों को, मतलब नोज को पता चल जाएगा, जो भाई दिक्कत है, दिक्कत है। तो फिर हम लोग गैस बंद कर देंगे या फिर काम करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फ्यूल, हीटिंग इन इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये केमिकल, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए नेचुरल गैस जो है वो एज अ रॉ मटेरियल का काम करती है। समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, ये आपको मिलेगा कहाँ पे नेचुरल गैस? तो ये जो भी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है ना, वहीं पे मिल जाती है। तो जैसे ही हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, वहीं से ये गैस भी रिलीज होती है, इसको भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है? तो पेट्रोलियम डिपॉजिट तो सेडिमेंट्री बेसिन में मिलता है। समझ में आया? तो हमारे यहाँ रिजर्व कौन कौन सा है? तो देखो भाई, मुंबई हाई एंड एलाइड फील्ड्स, कैम्बे बेसिन गुजरात, ठीक है। तो जहां जहां पेट्रोलियम रिजर्व है वहीं पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा कृष्णा गोदावरी गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। पाइपलाइन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है आपका पूरा का पूरा पाइपलाइन मैप।
जो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है HVJ पाइपलाइन, इसको कहते हैं हजीरा, जो कि गुजरात में है, विजयपुर MP में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला और लॉन्गेस्ट क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द गैस ग्रिड कनेक्टिंग द वेस्टर्न कोस्ट टू द नॉर्दर्न इंडिया। सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कांडला भटिंडा। कांडला गुजरात से भटिंडा पंजाब तक ये गया हुआ है, ठीक है। देखो, अगर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैप में देखनी हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको मैप से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी का ही मैप लिया गया है। तो यानी कि अगर हमें पंजाब हरियाणा दिल्ली में वेस्टर्न कोस्ट से भेजना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इसके थ्रू भेज सकते हैं। नहरकटिया, नून माटी और बरौनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बार सवाल पूछा भी गया था। नहरकटिया कहाँ पे है तो आसाम में है। नून माटी कहाँ पे है तो आसाम में है। फिर बरौनी कहाँ पे है तो बिहार में है। तो यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम्स, इट ट्रांसपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑयल फील्ड्स टू द बरौनी रिफाइनरी। यानी कि फील्ड से मार्केट बेस्ड रिफाइनरी जो है वहां पे पहुंचाने की बात हो रही है। फिर सलैया, कोयली, मथुरा, ठीक है। यानी कि गुजरात से आपका मथुरा यूपी पहुंच जा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रू। किस लिए? क्योंकि वहां पे मथुरा रिफाइनरी है, समझ में आया। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सभी को क्रॉस करता है। नया नया डेवलप हुआ है, इसको प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा भी कहते हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडिया को गैस, पाइप्ड गैस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। सारे मैप हैं, एक बार देख लेना। अब बात कर लेते हैं ऑयल रिफाइनरीज की। देखो, सबसे बड़ा रिफाइनरी प्राइवेट है, अंबानी जी का है, जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, समझ में आया, रिलायंस ओन करता है। फिर डिगबोई सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी, 1901 में बनाया गया था, जब एक्सप्लोरेशन हुआ तभी बना दिया गया, ठीक है। मथुरा रिफाइनरी नया बना है, मतलब नया क्या मतलब उत्तर प्रदेश का है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिफाइनरी है। कोयली, गुजरात, ठीक है, IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑपरेट होता है। बरौनी, बिहार, मार्केट बेस्ड है, ठीक है, रशिया के द्वारा, हेल्प के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसको हम लोग याद करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में है, ठीक है। मैंगलोर रिफाइनरी कर्नाटका में है। कोच्चि रिफाइनरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द पब्लिक सेक्टर बन के सामने आया है, ऑपरेटेड बाय द BPCL, जो कि PSU है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलो, एक इस बार के NTPC का सवाल है। द फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इन एशिया कनेक्टेड द नाहर कटिया ऑयल फील्ड इन असम टू विच रिफाइनरी। तो एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ने असम के नाहर कटिया तेल क्षेत्र को किस रिफाइनरी से जोड़ा था? द राइट आंसर इज बरौनी रिफाइनरी, समझ में आया। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन इज मेनली ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, क्या करने के लिए? तो नेचुरल गैस, ठीक है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए, यही मैप है जो हम लोगों ने देखा। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की। तो दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज, इससे डिफरेंट होता है नॉन कन्वेंशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी सोर्सेज है ना, वो हमारे साथ टिके रहने वाले हैं। जैसे सोलर एनर्जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी तेरा नाम रहेगा, है ना। विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, ये सारे के सारे जो हैं, ये उपाय हमने किए हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो खत्म हो जाने हैं, इसलिए हम लोगों ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे स्विच किया है, ठीक है। और ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो भाई, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, ये इस तरीके से आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, सस्ता होता है। कैसे? क्योंकि जब आपने इनिशियल कॉस्ट निकाल लिया तो फिर ये सस्ता कहलाता है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की। यूरेनियम और थोरियम याद रख लेना है आपको, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है ना, वो 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो स्टैटिक जीके में मैंने एक रेलवे के लिए वीडियो बनाई थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो, जिसमें मैंने इंडिया के पूरे ये जो होता है ना, स्पेस सेक्टर, न्यूक्लियर पावर, इन सभी को एक साथ टाइमलाइन से कवर किया है, दिखाया है आपको, जो किस तरीके से इंडिया ने इस सभी पे प्रोग्रेस किया है। इसमें मैंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बात की है, उस वीडियो को देखना आपको बनता है,
ठीक है, स्टैटिक जीके में वो मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। हमारे यहाँ यूरेनियम और थोरियम पे टिका हुआ है। ठीक है, यूरेनियम कहाँ मिलेगा? तो पहली बात धारवाड़ रॉक में मिलता है। ठीक है, झारखंड सिंहभूम कॉपर बेल्ट वहां पे मिलेगा। उदयपुर अलवार झुंझुनू राजस्थान में मिलता है। दुर्ग छत्तीसगढ़, भंडारा महाराष्ट्र, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। अब ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसलिए मैंने मेंशन किया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, यूरेनियम का सबसे बड़ा ओर है आपका कजाकिस्तान। लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया तो तुमल्लापल्ले आंध्र प्रदेश। फर्स्ट यूरेनियम माइन कौन सा था? तो जादूगोड़ा झारखंड। इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसी से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। थोरियम डिपॉजिट्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने इस लेक्चर में 2-3 बार ये जरूर पढ़ लिया है, जो केरल का जो मोनाजाइट सैंड है, समंदर के किनारे जो मोनाजाइट सैंड मिलता है, वो वहां पे थोरियम रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा केरला का पलक्कड़ कोलम वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट है। तमिलनाडु कोस्ट नियर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और महानदी डेल्टा उड़ीसा यहाँ भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल केरल से ही आता है, मोनाजाइट सैंड से ही आता है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था? तो 1948 में बना था। किनके द्वारा? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसको अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोला जाता है, ये कब बना था? तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एज अ बार्क। लेकिन उससे पहले 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे कहलाता था ये। ठीक है, तो दोनों याद रखना है आपको। फिर 1956 में अप्सरा एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कमीशन हुआ। 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन टैप्स बिगिंस ऑपरेशन। 1973 में राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रैप्स। ठीक है, कनाडा के हेल्प से इसको बनाया गया था। ठीक है, फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1983 में इंडिया का पहला इंडिजिनियस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। क्या होता है? तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, याद भी कराया है। ठीक है, तो उसको जाके आप जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर इसके बारे में पढ़ना है तो स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना। हमारे भारत में कौन कौन से एटॉमिक पावर प्लांट हैं ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मैंने मैप के में मेंशन कर दिया है, ये आपको कवर करना है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड इट्स स्टेट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसके राज्य का कौन सा युग्म सही है? रावत भाटा राजस्थान सही है, बिल्कुल सही है। बाकी के गलत होंगे, देख लेते हैं। कलपक्कम केरला नहीं, तमिलनाडु। ठीक है, काकड़ा पार काकड़ा खाखड़ा से याद रखा है हमने। ठीक है, तो काकड़ा पार जो है कर्नाटका नहीं है, वो गुजरात है। खाखड़ा फाफड़ा वहीं मिलता है ना। कैगा कहाँ पे है? तो कैगा कर्नाटका। ठीक है, तो ये गलत है, महाराष्ट्र गलत है, कैगा कर्नाटका। कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से पता चलेगा, देखो काकड़ा पार है ना। उसके अलावा रैप्स राजस्थान। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश, मद्रास कलपक्कम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तमिलनाडु में ही है कुंडकुलम। ठीक है, इसके अलावा कैगा कर्नाटका और तारापुर सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, महाराष्ट्र टैप्स सबसे पहले वही बना था 1969 में। क्लियर है? चलिए सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सोलर एनर्जी कैसे बनता है? तो देखो, हम लोगों ने बनाया फोटोवोल्टाइक सेल। ये क्या काम करता है? तो ये सूरज की रोशनी को लेता है एज अ फोटोन। समझ में आया? और इसको वोल्टाइक सेल ने क्या किया? वोल्टाइक सेल ने इसको एज ए एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से पीवी सेल काम करता है। 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स मनरे, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो पहले बना था डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन JNNSM लॉन्च हुआ। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, तो हमने इसका टारगेट जो है ना बढ़ा के 100 GB कर दिया, 100 GB कर दिया 2022। टारगेट की हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब तो 500 GB की का टारगेट हमने 2030 तक का रखा है। ठीक है, और नेट जीरो इमिशन का टारगेट हमने 2070 रखा है। ठीक है, नेट जीरो इमिशन मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होगी, सब कुछ बंद, सिर्फ हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो 2030 तक का टारगेट पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाना है 2030 तक। अब इसमें सोलर एनर्जी भी आता है, विंड एनर्जी भी आता है, जियोथर्मल एनर्जी भी आता है, सारे आते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ मेजर सोलर पार्क कौन से हैं? तो एक नाम तो आपको याद ही कर लेना है, वो है भाडला राजस्थान, लार्जेस्ट इन इंडिया, 2245 मेगावाट कैपेसिटी। इसको ये शायद बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा पावगड़ा कर्नाटका,
2050 मेगावाट कैपेसिटी, बूस्टिंग कर्नाटका 9.05 गीगावाट सोलर आउटपुट। स्टेट लीडर की बात करें तो राजस्थान, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा गुजरात, और गुजरात में आपको मिलेगा चंद्रक सोलर पार्क, चंद्रक सोलर पार्क। फ्यूचर गोल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक सीजीएल का सवाल है, वो देखो, which of the given statement is are correct regarding the solar power production? सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, सोलर पावर इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विद लो ऑपरेशनल कॉस्ट। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसकी परिचालन लागत कम होती है। अब ऐसे ही सवाल पूछेंगे, ठीक है, मतलब सीधे स्टेटमेंट वाले सवाल, ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। Kamuthi Solar Power Project is one of the largest projects with a capacity of 648 megawatt. देखो 648 मेगावाट वन ऑफ द लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो है, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए, विंड एनर्जी पोल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। विंड एनर्जी को लेके एक बात मुझे बताना है, ये बताना है, देखो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए। जो हमारे यहाँ विंड एनर्जी का सबसे बड़ा पोटेंशियल कहाँ पे है, ठीक है, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। याद रहेगा वहां पे क्या है, तो वहां पे है मुपंडल। मैं ऐड कर दूंगा, इसको नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये याद रख लेना, ये जो मुपेंडल साइट है ना, ये हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑनशोर, ऑनशोर ऑफशोर समझ में आ गया। ऑनशोर मतलब जो हमारे इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है। ऑफशोर मतलब समंदर वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ऑनशोर साइट है, कौन सा, तो मुपंडल तमिलनाडु। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। ओशन करेंट्स जो है ना, उसको टैप करने की बात यहाँ पे हो रही है। वेस्ट कोस्ट जो है हमारे भारत का, ये वाला जो इलाका है, इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा है। जियो थर्मल एनर्जी की बात करें तो भाई जमीन की जो गर्मी है ना, उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे पानी को गर्म करने के लिए, और वो पानी गर्म क्या करेगा, वो टरबाइन को नचाएगा, और टरबाइन नाचेगा तो फिर हीट को ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। और इसका पहला एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्लांट जो था वो है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों एक जगह है जो अक्सर न्यूज में अभी आ रहा है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, वो है पुगा वैली। पुगा वैली कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। ये इंडिया का पहला मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर पहला प्रोजेक्ट की बात होगी, जियोथर्मल पावर प्लांट की बात होगी, तो वो होगा मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाली बात हो जाएगी तो वो होगा पुगा वैली, लद्दाख। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल क्या आएगा, जो कहाँ पे जियोथर्मल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है मोस्ट प्रॉमिसिंग, ऑप्शन में आपको पुगा वैली, लद्दाख दिखेगा, बस इसमें टिक लगाना है। समझ में आया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का तातो पानी है, वो क्या है, तो हॉटेस्ट जियोथर्मल फील्ड इन द सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। तातो पानी का मतलब क्या होता है, तातो का मतलब होता है गर्म, और पानी का मतलब होता है वाटर, यानी कि हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब एक ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये कहानी में कहाँ से आ गया, तो ये कहानी में इसलिए आया क्योंकि पिछले लेक्चर में मुझे ये करा देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो मिसिंग हो गया। अब एनसीईआरटी में नहीं था, दूसरी जगह था, लिंक नहीं बैठ रहा था, तो इसी को यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। चलो आपको कर लेना है। सबसे पहली बात, आपको देखो ऐसा है ना, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, तो राजस्थान, राजस्थान, जैसलमेर, राजस्थान, ठीक है। खादिन जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, कहाँ का, तो जैसलमेर का। टांका राजस्थान का, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं ना, अंडरग्राउंड पिट्स बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि रूफ टॉप के पानी को नीचे स्टोर किया जा सके। जोहाड, ये क्या है, तो स्मॉल चेक डैम है रेन वाटर का, राजस्थान में। बावड़ी, आपने सुना होगा, बावड़ी भी राजस्थान में स्टोरेज टैंक होता है, उसी को स्टेपवेल को हम लोग कहते हैं बावड़ी, ठीक है। इसके अलावा पार सिस्टम, ये क्या है, तो रेन वाटर पर्कुलेशन मेथड वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है। अब एक और चीज समझ लो, गुल और कुल हिमाचल प्रदेश में, बस इतना याद कर लेना, गुल और कुल ये क्या है, तो स्ट्रीम चैनल्स फॉर द इरिगेशन। उसके बाद तालाब, बंधीज, रेजर्वोर्स फॉर द वाटर स्टोरेज, बुंदेलखंड, ठीक है। फिर आहर पाइंस बिहार का है, साउथ बिहार में, ठीक है। देखो बिहार का क्या सीन है ना, जो देखो ये बिहार का मैप है, अगर मान लो, ठीक है, तो ऊपर वाला नॉर्थ बिहार, नीचे वाला साउथ बिहार। नॉर्थ बिहार में आता है फ्लड, बाढ़, और साउथ बिहार में आता है सूखा, ठीक है, ड्रॉट वाली कंडीशन, ठीक है। तो फिर साउथ बिहार में पानी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ऑल थ्रू द अहर पाइन सिस्टम, यानी कि फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम,
समझ में आया? तो फ्लड वाटर को हम लोग इधर चैनलाइज कर देते हैं। फिर पैट सिस्टम, ये क्या होता है? तो हिल स्ट्रीम डाइवर्जन चैनल मध्य प्रदेश में, और एरी पूछते हैं सवाल, ये है तमिलनाडु में। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो मजे मजे। आपने देखा ना, जो राजस्थान सबसे ज्यादा यहाँ पे कैरी कर रहा है। और एक और, हाँ, झालरा। झालरा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो राजस्थान और गुजरात दोनों में। इसको स्टेप वॉल कहते हैं, स्टेप वेल कहते हैं। स्टेप वेल समझ में आया? तो सीढ़ी नुमा आकृति वाला जो एक वेल जो बनता है उसको हम लोग स्टेप वेल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रानी की वाव। ये है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट। कहाँ मिलेगा? गुजरात में। ठीक है। इसको अगर अच्छे से समझना है तो यूनेस्को वाली वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, अब कुछ कुछ ऐसी बातें जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वन लाइनर सवालों के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या? तो लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया। अब इस दोनों का इंडियन वर्जन क्या है? तो ओडिशा। यानी कि हमारे भारत में आयरन ओर कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? ओडिशा। और बॉक्साइट का रिजर्व सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो ओडिशा। मोर देन 50% ये कंट्रीब्यूट करता है बॉक्साइट, ओडिशा। समझ में आया? तो टोटल प्रोडक्शन का मोर देन 50%, 50 क्या 60 लगा लो, ठीक है, वो ओडिशा से आता है। कॉपर, देखो भाई, हम लोग नेट इंपोर्टर हैं। चिली जो है, साउथ अमेरिका का चिली, वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉपर। ठीक है। जिंक और लेड प्रोड्यूसर चाइना। लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर कजाकिस्तान। हमारे भारत में कहाँ पे मिलेगा यूरेनियम? तो भाई आपको जाना पड़ेगा झारखंड। झारखंड में कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे जाना पड़ेगा जादूगोड़ा। पूछते हैं सवाल। ठीक है। अभी एक नया साइट इमर्ज हो रहा है आंध्र प्रदेश का, तू माला पल्ले, अगर स्पेलिंग में सही लिख रहा हूं तो। ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स की बात करें तो यूएसए। लेकिन अभी अपने यहाँ क्या है? तो देखो, बिहार में भी मिला है, लेकिन बिहार में ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, एक ही जगह नहीं मिला है। ठीक है। तो यही कारण है, इसको निकालना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये होता है प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और बिहार की कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहीं पे ये मिला है। ठीक है। और वैसे हमारे यहाँ अगर गोल्ड रिजर्व की बात करें, सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व तो कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ से एक्सट्रैक्शन भी हो जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड बहुत ही पुराना है। समझ में आया? लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर हो गया चाइना। ठीक है। लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स यूएसए। हमारे यहाँ कोल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो फिर वो जो दामोदर वैली है, सोन वैली है, महानदी वैली है, ठीक है, उस बेल्ट से अच्छा खासा कोल निकलता है। ठीक है। उसके अलावा लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर की बात करें तो रशिया। हमारे यहाँ एकमात्र डायमंड प्रोड्यूसर स्टेट है, कौन सा? तो एमपी का पन्ना माइंस, आपने सुना होगा। द फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इन इंडिया, प्लान्ड इन गुजरात, अभी प्लानिंग में ही है। चलिए, अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार फटाफट पढ़ जाओ। ठीक है। अदरवाइज ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। छोटे में मैंने सारी चीजें दे रखी हैं, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दिया है। समझ में आया? चलिए, यही बात यहाँ भी लिखी गई है। ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, काम आपका हो जाना है। चलिए, सीजीएल का एक सवाल है। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया? भारत में गैर धात्विक खनिजों की भूमिका को सबसे अच्छी तरह कौन सा कथन दर्शाता है? इंडिया लैक्स इनफ रिजर्व्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज। नहीं है, भरपूर है अपने पास। मोस्टली यूज्ड एज जेम्स विद मिनिमल इंडस्ट्रियल यूजेस। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। इतना छोटा कैटेगराइजेशन थोड़ी ना है। अब जैसे मान लो लाइमस्टोन है, ठीक है, उसका सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है। तो सिर्फ जेम्स बनाने के लिए थोड़ी ना होंगे नॉन मेटलिक। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंडिया हैज रिच रिजर्व्स वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही ज्यादा रिजर्व है जो कि मेजर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। ओनली मेटलिक मिनरल्स ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बिल्कुल गलत बात है। नॉन मेटल की भी अच्छी खासी भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, एक और सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट्स इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका सबसे अच्छा कारण कौन सा है? ठीक है। दे इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, कोई मतलब नहीं है इस बात का। दे रिड्यूस नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट, वे रोजगार की आवश्यकता को कम करते हैं? नहीं, बढ़ाते हैं। दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट जॉब्स, बिल्कुल सही बात है। दे लीड टू डिफॉरेस्टेशन ओनली, ओनली वर्ड जहां दिख गया उसको तो भाई साहब आपको कॉशियसली देखना है। ये केवल वनों की कटाई करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। देखो, अब ऐसा है ना, जो ऐसे सवाल जब आ गए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये सवाल कुछ ज्यादा टफ नहीं है। बशर्ते दो चीज है। एक तो पहली बात, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी बात, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे, है ना? तालचेर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ताल रिवर। अ थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया इज इन, कहाँ पे? उड़ीसा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिच इन सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल? बताइए, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल कहाँ देखने को मिलेगा? तो जैसा कि हम लोगों ने 3 इंडस्ट्रियल बेल्ट देखे थे, एक नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ वेस्ट और तीसरा देखा था हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट, है ना? तो ये नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है? वैसे भी हम लोगों ने समझा था जो ये विंध्या रेंज है ना, ये जो विंध्या रेंज है, वहां पे आपको अच्छा खासा सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल देखने को मिलता है। खंड के विंड फार्म इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ खत्म। ये चैप्टर इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किया है, तो यानी कि आपका काम इससे हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।